ओके, हम जो बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल, और इसमें हमने देखा कि वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल. अब हम जो है बेसिकली वी आर यूज्ड टू डू दिस लीनियर रिग्रेशन ओनली, लाइक ऑर्डिनरी स्क्वायर जो हम अप्लाई करते हैं OLS. सो हम उस पर प्रैक्टिस हमने की है. लेकिन बार मॉडल में बी ऑफ मैनी टाइप मॉडल. एवरी काइंड ऑफ रिग्रेशन हैव इट्स ओन काइंड ऑफ assumptions. इट इज़ नॉट नेसेसरी और इट इज़ नॉट वाइज कि आप जो हो तमाम किस्म की असेसमेंट में या तमाम किस्म की स्टडीज़ में आप सिर्फ और सिर्फ OLS से अप्लाई करो. ये ज़रूरी अच्छी चीज़ नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है. और हमारे बहुत सारे रिसर्चर्स एंड इसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं कि भाई द सिचुएशन डिमांड समथिंग एल्स एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स. So that's why model has to be considered very carefully, because if you are putting wrong model on the wrong kind of relationship, so it may produce some kind of a very bad results for you. So it is very much important to know about the model, which kind of model is suitable in which kind of situations. वो बड़ा ज़रूरी है. हमने पैसे तुमने y और x का एक सिंपल सा मॉडल हमने पढ़ा हुआ है, उसको आप सिंपल मॉडल रिग्रेशन मॉडल कह सकते हो, जो आपने मल्टीपल में पढ़ा होगा. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह सिंपल और मल्टीपल ही लगता है. सो दैट्स वाई हमें इस चीज़ को ख्याल करना चाहिए. एंड वंस अगर हमें मॉडल क्लियर हो जाए, सो हम उसकी स्पेसिफिकेशन भी करते हैं. स्पेसिफिकेशन मॉडल का मतलब है कि व्हेन यू हैव सिलेक्टेड द मॉडल, आइदर इट इज लीनियर, आइदर इट इज polynomial regression, or either it is Bohr model or whatever. So you must tell the reader कि उसमें वेरिएबल कौन से हैं, उसमें कांस्टेंट्स का मतलब क्या है, उनमें एरर्स का मतलब क्या है. तो सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं. दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल. तो मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं भी आपको थ्योरेटिकली तो नहीं समझा सकता. व्हेन आई विल बी गोइंग टू द मॉडल्स, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वी मीन बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप और स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल. वहाँ पे हमें समझ में आएगा. बहरहाल, एंड सपोर्ट आपको क्या चाहिए, दैट इज प्रॉबल आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप. यकीनन आप मॉडल तभी बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर सकेंगे जब आपने पिछली स्टेज बेहतर तरीके से, ये वाली स्टेज जो है आपने बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया होगा. अगर आपने आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन, इफ यू हैव एक्सप्लेन्ड दीज टू स्टेजेस वेरी डीपली एंड वेरी in detailed, then obviously you are led to have a good model and appropriate. So ये क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम इंशाल्लाह बाद में इसको देख लेते हैं. And once you have established a model, then you start collecting data. अब डाटा, जैसे मैंने आपको उस दिन एक सेकेंडरी डाटा बताया था, तो आपका सेकेंडरी डाटा भी होता है, क्रॉस सेक्शन डाटा भी होता है, टाइम सीरीज डाटा भी होता है, पैनल डाटा भी होता है, पूल डाटा भी होता है, बिहेवियरल डाटा है. सो दिस काइंड ऑफ डाटा यू मे बी हैविंग अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ रिसर्च. सो आप वहाँ पे डाटा कलेक्ट कर लेते हो. देन आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा यू गो फॉर एस्टिमेशन. And simply, if you are clear about your problem, if you are clear about your relationships, if you are well defined, having the model, if your data is correctly collected, तो उसके बाद फिर आपके पास एस्टिमेशन रह जाती है, जो कि फिर आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है. Why people or why researcher or why student have problem in estimation? Because they have not even bothered to think about the collection data. They have collected wrong data. They might be having collected some kind of errorful data. या फिर they have not specified the model correctly, या फिर they have misled in the specification of relationship, or they have misidentified the relationship. In all such kind of issues, you may be having problem in estimation. Anyway, if you do estimate correctly, then the next stage is testing and identifying.
and verification of the estimates. जिससे मैंने आपको बताया था कि भी if you are having a empirical data, if you are having an empirical kind of research, so आपने अपनी तमाम empiricals को, अपनी तमाम estimates को वेरीफाई करना होता है टेस्ट के जरिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जरिए। इसमें आप हाइपोथेसिस सेट करते हो, हाइपोथेसिस भी सेट करने का अपनी एक टेक्निक है, एक अपनी मेथोडोलॉजी है। हाइपोथेसिस भी आंखें बंद करके नहीं बनाए जाते, हाइपोथेसिस के लिए भी एक बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत होती है। वो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपको लिखा हुआ कि यहाँ पे हाइपोथेसिस के लिए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का आपको आना ज़रूरी है, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इनको समझे बगैर फिर आप हाइपोथेसिस को भी जनरेट ज़रा मुश्किल से करते हो। और जब हाइपोथेसिस बनाओगे तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो भी आप इसमें करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फोरकास्टिंग एंड पॉलिसी। जैसे मैंने कहा कि व्हाट आप इस एम्पिरिकल का क्या करते हो, आप इस डाटा का करना क्या है, इस पूरी इकोनोमेट्रिक्स का असल मकसद क्या है। इस पूरी इकोनोमेट्रिक्स का असल मकसद जो है वो है फोरकास्टिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। आपने अच्छे तरीके से एस्टिमेशन कर ली, आपने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लिया, आप अपने रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी स्टडी की है कि जिसकी बुनियाद पर वी कैन फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, वी कैन मेक अ गुड पॉलिसीज फॉर अपकमिंग शॉक्स। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी इकोनोमेट्रिक्स की बुनियादी जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है। सो माय डियर, दिस इज एक्चुअली नॉट द स्टार्ट, नॉट द एंड, इट इज़ द स्टार्ट। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लें। ये मैंने लास्ट क्लास में, पहली क्लास में लेक्चर दिया था, जो कि मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने रख दिया बिकॉज डुप्लीकेशन हो रही थी। लेकिन उनके लिए जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं की, उसमें उसके लिए मैंने दोबारा ये सब जल्दी जल्दी में कर दिया। अब फ्रॉम दी नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा सेशन था, जो कि मैंने आज करना था, जो कि मैं थोड़ी देर में स्टार्ट भी करता हूँ, वो ये है कि भी वेयर टू स्टार्ट द लर्निंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, द प्रैक्टिसिंग द इकोनोमेट्रिक्स। एक आप लोगों ने, अच्छा मुझे अभी बताइए कि इस तमाम सेशन में कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो यकीनन आप मुझसे कर सकते हैं, ताकि फिर मैं आपको मैं आगे लेकर चलूँ। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक प्रैक्टिस करता हूँ। आपने रैंडम वेरिएबल का नाम सुना होगा, सुना है? एरर टर्म्स, अदर फैक्टर्स, बड़ा सुना होगा आपने। इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। मेरी आवाज तब तक पहुंच रही है? यस सर। अच्छा, जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं दूसरी फाइल भी खोल लेता हूँ ताकि हम यस सर, आवाज तो आ रही है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का लिंक काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। खैर, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, तो खैर उनको, हाँ रिकॉर्डिंग उनको इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग से बहरामंद फरमाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इकोनोमेट्रिक्स सेकंड क्लास है, हाँ यही है मेरे ख्याल में। ये तो हम कर चुके हैं ना, ठीक है। सेकंड क्लास में रिग्रेशन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक आपने जो स्टडी की है इकोनोमेट्रिक्स में, दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, यू नो वेरी वेल। आप लोगों को सबको पता है कि व्हाट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज, वो आइडिया है? आप में से कोई ऐसा शख्स, आपने कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इकोनोमेट्रिक्स में इस मॉडल का कभी कोई आइडिया ना रहा हो? एनीवन? y is equal to b naught plus b1x plus u, ये बेसिक आपका मॉडल है इकोनोमेट्रिक्स का। मैं फिर बता दूं, ये बेसिक्स है, ये स्टार्ट है टू लर्न। हो सकता है कि लेट्स से इफ यू आर डूइंग योर रिसर्च, आपको इस मॉडल से दूर दूर तक वास्ता ना पड़े, लेकिन आप इकोनोमेट्रिक्स कर रहे होगे, यू वुड बी प्रैक्टिसिंग इकोनोमेट्रिक्स। लेकिन हो सकता है कि आपका इस मॉडल से, इस u से, इस b0 से, b1 से, y से, x से, लेट्स से इस काइंड ऑफ सेटअप से आपका वास्ता ही ना पड़े, लेकिन आप इकोनोमेट्रिक्स कर रहे होगे। लेकिन चूंकि इकोनोमेट्रिक्स को समझने के लिए बुनियाद यही है, यहीं से हमने स्टार्ट करना है। सो दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड
any one of you which is not acquainted with this model, which is unaware of this model, मेरे ख्याल में अगर कोई है तो मुझे भी बताए ताकि मैं उस हिसाब से फिर आगे की प्लानिंग करूं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा उस मेथोडोलॉजी को दोबारा रिकॉल करूंगा जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने रखी। वेयर डज दिस इक्वेशन और फंक्शन कम्स फ्रॉम? इट हैज कम फ्रॉम दिस y। ठीक, ये हमारा मेन टारगेट वेरिएबल है जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो। इफ समबडी आस्क मी कि सर ये मॉडल कब बनेगा, ये मॉडल कब बना जाएगा, ये मॉडल कोई कैसे डेवलप करेगा, सो आई वुड बी रिस्पॉन्डिंग हिम कि भाई सबसे पहले उसको इस वाई को जस्टिफाई करना होगा कि वाई है क्या। याद है आपको मैंने शुरू में कहा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो ये वाई प्रॉब्लम है ना। आप वाई के लिए स्टडी करने जा रहे हो, आप वाई को एस्टिमेट करने जा रहे हो, आप ये सारी कैलकुलेशन वाई के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये वाई क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है, why it is necessary to research on it, why there is necessary to collect data for it, why there is necessary to make a relationship of y with the x। so ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। but if you don't know about your y, if your own child, तो मेरे ख्याल में फिर आपका ये तमाम आगे का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा नलिफाई हो जाता है। So in identification of problem, you must be having detailed about why, the contribution of why are you studying, why you are going to study or estimate this variable y, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर आप बनाते हो रिलेशनशिप। सेकंड स्टेज ये थी ना कि आपने रिलेशनशिप स्पेसिफाई करनी है। लेट से फर्ज करें कि ये y क्या है, ये y जो है आपका कंजम्पशन है। अब कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन क्यों है, आपने कंजम्पशन को क्यों उठाया, कंजम्पशन किस लेवल की, किस स्केल की आप बात कर रहे हो, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक कंजम्पशन वो होती है जो कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो कि मैं और आप करते हैं, हम डेली पर कंज्यूम करते हैं, आपका घर घर करता है। अगर आप कहते हो यार मैं कोई 40-50 या 400-500 घरों से कंजम्पशन का डाटा ले रहा हूँ, तो ले लीजिए डाटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको इस 400-500 घरों के कंजम्पशन के डाटा से करना क्या है, इससे आप हासिल क्या करना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज एक्चुअली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। यू मस्ट नो योर प्रॉब्लम। देन उसके बाद फिर मैंने कहा कि इसको एसोसिएट करना है, हमने रिलेशनशिप स्पेसिफाई करनी है। तो कंजम्पशन तो बहुत सी चीज़ों पर के साथ एसोसिएट होती है। कंजम्पशन तो आपकी इनकम के साथ भी एसोसिएट होती है अकॉर्डिंग टू कीनीजन मॉडल। याद है ना, अभी मैक्रो में पढ़ेंगे भी कीनीजन मॉडल, कल ही हमने पढ़ा है, कंजम्पशन की बात हमने की है। ठीक है ना, कंजम्पशन तो डिमांड को भी डिटरमिन करती है, कंजम्पशन जो है सप्लाई को भी डिटरमिन करती है, कंजम्पशन का ताल्लुक तो इनकम के साथ भी है। तो कंजम्पशन के साथ तो बहुत सारी रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। आप किस किस्म की रिलेशनशिप करना चाहते हो इसको स्पेसिफाई करें। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये किया कि मैंने कंजम्पशन को एसोसिएट कर दिया किसके साथ, एक्स के साथ। मैंने यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्पेसिफाई करने चला हूँ यार, मैं कंजम्पशन की बात करूंगा लेकिन कंजम्पशन को मैंने एसोसिएट करना है किसके साथ, एक्स के साथ। ठीक है, तो अगर मैंने कंजम्पशन को एक्स के साथ एसोसिएट करना है तो फिर मुझे उस एसोसिएशन को जस्टिफाई करना होगा। जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपको कुछ थ्योरेटिकल एविडेंसेस बताने होंगे, कुछ थ्योरी डालनी होगी, कुछ थ्योरी की आपने बेसिक्स लेनी होंगी। देखें ना, मैं अगर कंजम्पशन को एक्स के साथ या सपोज इनकम के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि कंजम्पशन इज हैविंग रिलेशनशिप विद इनकम, ये किसने कहा है, ये मैंने खुद से डेवलप करना है। ये रिलेशनशिप स्पेसिफाई करना है, मेरी अपनी मर्जी होती है कि मैं किसी भी तरह की रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर लूँ, नहीं, ये मेरी मर्जी नहीं होती। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, लॉजिकल रीजनिंग्स। अगर आपको थोड़ा बहुत पिछली लेक्चर का याद हो, मैंने लॉजिकल रीजनिंग्स की बात की थी। और लॉजिकल रीजनिंग्स कहाँ से मिलती हैं आपको, वो लॉजिकल रीजनिंग्स मिलती हैं आपको आपके लिटरेचर से, आपकी थ्योरी से, आपकी बुक्स से। आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, माइक्रो की, मैक्रो की, आपके पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है ना, तो वहां से आप उठाते हो। अब कीज ने जो बात की है कंजम्पशन, अब देखिए मैं आपको दो किस्म के अप्रोचेस दे रहा हूँ। आई हैव टेकन द कंजम्पशन और आई हैव एसोसिएटेड दिस कंजम्पशन विद इनकम, फर्ज करें। ठीक है ना, मैंने कंजम्पशन को इनकम के साथ एसोसिएट कर दिया और फिर मैंने एक एग्जांपल कह दी कि आप 400-500 घरों से कंजम्पशन का डाटा लेते हो।
लेकिन कीज ने जिस कंजम्पशन की बात की है वो ये वाली कंजम्पशन नहीं है जो डाटा ले रहे हो आप, वो तो नेशनल कंजम्पशन की बात करता है, वो तो टाइम सीरीज डाटा की बात कर रहा है, वो तो कोई 50 60 70 सालों का डाटा उठा रहा है। तो अब देखें वो कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशनशिप है, कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशनशिप है वो आपका एसोसिएटेड है दो तरह से, एक आपका क्रॉस सेक्शन डाटा है, एक आपका टाइम सीरीज डाटा है। कीज ने जो बात की है वो टाइम सीरीज डाटा पे की है, ठीक है। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो मैं जो कह रहा हूँ वो जो कि भी 400 500 घरों से आप डाटा उठाओ, वो क्रॉस सेक्शन डाटा की बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस्म का डाटा चाहिए, आपकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। आपने नेशनल लेवल पे काम करना है, नेशनल लेवल पे काम करना है तो कीन्स का मॉडल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें वो कंजम्पशन का है, इनकम का है, फिर पिछले को 50 साल 60 साल 70 साल का डाटा उठाते हो। लेकिन अगर आपने क्रॉस सेक्शन पे काम करना है तो फिर टाइम सीरीज नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन डाटा है, लेकिन उसकी एक अलग थीम है, फिर उसमें कीज थ्योरी नहीं चलेगी, उसमें कोई और थ्योरी चलेगी। सो देखा जाए तो कंजम्पशन इनकम को दो फैक्टर हैं, लेकिन इस दो फैक्टर को जस्टिफाई करने के लिए मुझे मुझे रूट्स लेनी पड़ती हैं अपनी अपनी किताबों से, अपने लिटरेचर से, कि यार मेरा जो मॉडल बनेगा वो किस किस्म का बनेगा, उसमें किस किस्म का डाटा इन्वॉल्व होगा। 60 घरों से मैंने डाटा उठाना है या 60 सालों का मैंने डाटा उठाना है, ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टडी आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट। सो माय डियर, इतना आसान देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। आपको जो रिसर्च के लिए पूरा साल दिया जाता है, ये साल क्यों दिया जाता है, इन्हीं चीजों को स्पेसिफाई, वरना डाटा उठाएं, आज मेरे सामने डाटा लाएं और कल मुझसे आप उसका रिजल्ट ले लें। डाटा सामने आ जाए आपके, तो डाटा से मॉडल बनाना, मॉडल से रिजल्ट निकालना, रिजल्ट को कंपाइल करना, ये सारा जो है तकरीबन शायद कितना टाइम लगेगा, 4 5 दिन लगेंगे। लेकिन इसके पीछे पूरी, जी इस्माइल सवाल करें। सर मेरे माइंड में भी तो यही टॉपिक रिसर्च का चल रहा है ना आजकल, ये कंजम्पशन और इनकम को लेकर, हाँ हाँ यानी टीचर्स की जो इनकम और कंजम्पशन है, तो हाँ इसके हाँ। लिए मैं ये किन्स का मॉडल यूज कर सकता हूँ, नहीं ये ना, मैं अब थ्योरी जो यही है। यही यही मैं कह रहा हूँ कि कीन्स का मॉडल जो है वो टाइम सीरीज स्पैन, वो तो नेशनल इनकम की बात कर रहा है, नेशनल कंजम्पशन की बात कर रहा है। अब आपके पास नॉलेज इस तरह की होनी चाहिए ना कि हाउ आप एक टाइम सीरीज मॉडल को क्रॉस सेक्शन मॉडल के साथ कैसे इंगेज करोगे। तो अगर आपके पास लिटरेचर में इस तरह की प्रैक्टिस हैं, अभी तो आप डिपेंड करोगे ना, आप पर डिपेंड करता है कि भी जी आपके पास इस तरह की कितनी स्टडीज हैं कि जिसमें वो टाइम सीरीज को बेस बनाकर क्रॉस सेक्शन की रिसर्च कर रहा है, या क्रॉस सेक्शन की बेस पर टाइम सीरीज को रिसर्च कर रहा है। सो मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट यही होना चाहिए कि आप टाइम सीरीज के लिए टाइम सीरीज की ही मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करो, क्रॉस सेक्शन के लिए क्रॉस सेक्शन की मेथोडोलॉजी करो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप एक गलत एक एक डायरेक्शन की थ्योरी को दूसरी डायरेक्शन की थ्योरी के साथ एंगेज करोगे तो ये फिर आपका एक लिटरेचर में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी जब आप डिफेंड करने जाते हो ना अपनी रिसर्च, तो वहाँ पे आपसे ये डॉक्टर्स यही सवालात करते हैं। ये बाज़ दफ़ा आपके रिसर्चर को या आपके जो जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये जो डिफेंस है ये बड़ा भारी लगता है। क्या सर ये डिफेंस होगा, तो डिफेंस में तो अभी देखें ना आपके जो सीनियर्स अभी दो चार जो अचानक डिफेंस से वो क्या हो गए, वो अपना जी जी, वो परेशान हो नुमान और वो इसी, हालांकि उनको परेशान, वो इन सब चीजों से गुजर चुके थे। अच्छा, उनकी गलती मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने पहले स्टेप में चलो ठीक है, हमसे सबसे गलतियां होती हैं, डिफेंस की जो 2 3 प्रोसेसेस ये होती इसीलिए हैं कि यार आपने क्या क्या चीजें मिस कर दी हैं, वो हम आपको बता देते हैं। हमने उन बच्चों को बता दिया कि यार आपने जो चीज़ बनाई है उसमें ये चीज़ें जो हैं ये मिस हैं, इसको आप दुरुस्त कर लें। वो स्टूडेंट समझे कि जी नहीं यार ये तो हमने गलत काम किया है, ये तो मतलब है कि हमसे गलत हो गया। अच्छा चलें, उस वक्त अगर छोड़ के चले जाते ना, तब भी मुझे समझ में आती कि चलो यार ये घबरा के जो है ना ये नहीं कर सके, ये चले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो तमाम गलतियां दुरुस्त कर ली, उन्होंने वो तमाम गलतियां जी दुरुस्त कर ली, उन्होंने तमाम करेक्शंस कर ली, उन्होंने तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया, मतलब अपने रिसर्च सिनॉप्सिस को बेहतर कर लिया, जो कि दूसरी मीटिंग में सिर्फ दस्तखत करने थे उन्होंने। लेकिन वो अपना दुरुस्त करने के बाद बिल्कुल एंड टाइम पर 11th आवर पे कहते कि नहीं हमने सब्जेक्ट लेना है। तो मुझे भी अफसोस हुआ, बाकी जी टीचरों को अफसोस हुआ कि इतना अच्छा काम करने के बाद वो अचानक पीछे हट गए। हालांकि नुमान का काम बड़ा बेहतरीन काम था, बेहतरीन रिसर्च हो चल रही जी थी जी, उसकी। आपकी नईम की रिसर्च बड़ी बेहतरीन पॉइंट पर आ चुकी थी, लेकिन वो दिल हार गए ना।
तो दिल नहीं हारना चाहिए, उसमें तो बड़ी वो मेरे काफी हद तक उन्होंने काम कर कर लिया लिया था। था, कर लिया था भाई तकरीबन। देखो अब नादिया थी ना, नादिया, उसने चीजों को जी जी, वो तो करेक्ट किया। देखिए। वो गई अपना बसर में, उसको उन्होंने बस वही दो चार सवाल दोबारा करके उन्होंने कहा इसको ठीक कर लें, बस दैट्स अप्रूव्ड। अब वो क्या कर रही है, अब वो कर रही है कलेक्शन डाटा, डाटा कलेक्ट करेगी, उसका रिजल्ट निकालेगी, जी कंपाइल जी। करेगी, डिग्री लेके अपनी अपनी जान निकालेगी। कितना आसान काम हो गया। लेकिन क्या है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, हौसला और हिम्मत चाहिए होती है। तो वो मैं तो आप कुछ सर, नहीं। ये इनकम इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप है, ये तो मैंने देखा है, इसमें एक रिसर्च वगैरह मैंने डाउनलोड किया है, बस तो ये इन्होंने देखें, शो ये किए आपकी हुए स्किल है, ये आपकी स्किल है, आप स्टूडेंट की स्किल होती है कि वट एवर यू आर हैं। डूइंग, जी। आपके पास इसके एविडेंसेस हों, आपके पास इसके अच्छा एविडेंसेस हों, ठीक। आपने इनको एविडेंस देने होते हैं कि यार ये मैंने ये चीज़ फलानी जगह से उठाई है, ये मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया है। पर अगर आपके पास एविडेंस है तो बस दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ठीक है ना। दोबारा हम थोड़ा सा अपने ठीक। पॉइंट की तरफ आते हैं। ओके। सो वाई और एक्स के दरमियान रिलेशनशिप को आपने यहाँ पर जस्टिफाई करना होता है। और अब देखिएगा अगेन, ये एक मॉडल है, सिंपल मॉडल है। हालांकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि भी रिग्रेशन के जो 10,000 टाइप्स हैं, तो ये मॉडल बनाने के पीछे भी तो कोई ना कोई कारस्तानी है ना। अब ये मॉडल एज इट इज ये 50 घरों से उठाए हुए कंजम्पशन के डाटा पे तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये मॉडल केनीजियन मॉडल में अप्लाई नहीं हो सकता। हालांकि देखिए दोनों में कंजम्पशन है, दोनों में कंजम्पशन और इनकम है। जो मैं 50 घरों से डाटा उठा रहा हूँ कंजम्पशन का और इनकम का, ठीक है, उस पे ये मॉडल अप्लाई हो सकता है। लेकिन मैं जो 50 साल का डाटा उठा रहा हूँ कंजम्पशन का और इनकम का, उस पे ये मॉडल अप्लाई नहीं होता, बिकॉज टाइम सीरीज के अपने इश्यूज हैं और क्रॉस सेक्शन के अपने इश्यूज हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। बहरहाल हम उस डिटेल में भी नहीं जाएंगे, वो तो जब जो आप आगे बढ़ते चले जाओगे आप इन चीज़ों को समझते चले जाओगे। अभी मैं ये ले रहा हूँ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्या लिखा हुआ ऊपर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। व्हाई इट इज सिंपल? इट इज सिंपल बिकॉज देयर इज वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट। लीनियर, व्हाई इट इज लीनियर? बिकॉज नॉन लीनियर भी होते हैं। लीनियर इसलिए क्योंकि y का और x का एसोसिएशन जो है वो लीनियर है विद वन कांस्टेंट बीटा, b1। आप देखोगे भी आपके इस b के ऊपर अगर कोई पावर आ रही है, या यह b जो है या खुद किसी दूसरे फैक्टर की पावर में जा रहा है, तो फिर वो नॉन लीनियर हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि फर्ज करें अगर ये बीटा है, ये बीटा बजाय x के साथ कोएफिशिएंट के तौर के ये x की पावर में चला जाए या b की अपनी पावर कोई जनरेट हो जाए, तो ऐसे पॉइंट पर फिर आपका ये फंक्शन लीनियर नहीं रहता। लेकिन चूंकि अभी b जो है या ये वाला b जो है, ये दोनों b जो है ये अपनी सिंपल वन पावर पर मौजूद है, तो ये आपका जो कहलाता है ये आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहलाता है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि x की भी कोई पावर एक के बड़ी पावर नहीं है और y की भी कोई बड़ी पावर नहीं है। सो ये तमाम इसको कहते हैं ना पावर वन या डिग्री ऑफ कह सकते हैं इसको फंक्शन ऑफ डिग्री वन। तो दैट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि लीनियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। बट द इकोनोमेट्रिक्स की जो स्पिरिट है ना, वो इस कंजम्पशन और इनकम इसकी रिलेशनशिप में नहीं है। इकोनोमेट्रिक्स की जो स्पिरिट है वो इस बीटा वन बीटा नॉट की भी एक्सप्लेनेशन में नहीं है। इकोनोमेट्रिक्स की असल स्पिरिट कहाँ है? वो है एरर आपकी टर्म। एरर टर्म में। याद रखिएगा, ये एरर टर्म है जिसकी वजह से आपकी इकोनोमेट्रिक्स की साइंस है। अगर ये एरर टर्म ना होते तो शायद आपकी इकोनोमेट्रिक्स भी ना होती। यूँ समझ लो कि आप अभी इकोनोमेट्रिक्स वन में और इकोनोमेट्रिक्स टू में जितना कुछ पढ़ोगे, जितना आप सीखोगे, वो किसकी बदौलत है? वो इस एरर टर्म की बदौलत। एरर। ठीक। अगर ये एरर टर्म ना होते ना, तो हम यूँ कह सकते थे कि फिर तो हर फैक्ट या हर इंफॉर्मेशन क्या होती, फिर हर इंफॉर्मेशन होती यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हो ना आप सब? यूनिवर्सल ट्रूथ ये होता है ना कि बस जो है सो है, अब इसमें कोई मजीद चेंज नहीं आ सकता ना, जिसको कहते हैं ना हकीकतें, फैक्ट्स। लेकिन दुनिया फैक्ट्स के साथ साथ बहुत सी और चीज़ें हैं जिनको नहीं समझ पाती, या जिसको एट अ टाइम नहीं समझ पाती, या जिसको एक फार्मूला के जरिए एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो वो फिर आपकी एरर टर्म काउंट होती हैं। एरर टर्म को हम रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
रैंडम वेरिएबल बताऊं मैं आपको कि रैंडम वेरिएबल रैंडम क्यों होते हैं, बिकॉज ये हर जगह पाए जाते हैं, ये हर तरह और हर इशू में पाए जाते हैं। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके सामने कर रहा हूँ रैंडम एरर को लेकर। ये मैंने एक्सेल शीट खोली है। मैं रिगार्डलेस ऑफ प्रोबेबिलिटी रैंडम नंबर की एक सीरीज खींच रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर ही थोड़ा सा ये जो लाइन आ रही है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, स्क्रीन को छेड़ना छेड़ें। अच्छा जी, मैं जस्ट फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक फर्ज करें कि अगर मैं सही जा रहा हूँ तो एक फार्मूला लिख रहा हूँ, नहीं, नॉर्म इनवर्स, यस नॉर्म इनवर्स। और नॉर्म इनवर्स में प्रोबेबिलिटी मैं नहीं देता, कोई भी प्रोबेबिलिटी को छोड़ दें फिलहाल। मुझे बताइए कि नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मीन क्या होता है? आप सबने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जीरो होता है, और वेरिएंस वो भी जीरो होता है उसको सर। मैं 1 ले लेता हूँ। मेरे ख्याल में कुछ यहाँ पे मसला है फार्मूले में, जस्ट 1 मिनट। एक मिनट। अच्छा, मैं शायद इधर थोड़ा सा हम यहाँ पे फार्मूला मुझे ज़रा देखना पड़ेगा कि मैं सही फार्मूला लगा रहा हूँ कि नहीं। या तो मुझे एक सीरीज लेनी पड़ेगी, उसके बाद जस्ट मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी दीजिए। नॉर्म इनवर्स, ठीक है। और नॉर्म इनवर्स में प्रोबेबिलिटी मैं कोई नहीं देता। प्रोबेबिलिटी जब नहीं दे रहा हूँ तो मैं मीन 0 ले लेता हूँ और वेरिएंस भी कांस्टेंट 1 ले लेता हूँ। नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में शायद मुझे फार्मूला भूल रहा है, वरना अदरवाइज देखें लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्म इनवर्स प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये ब्रैकेट में लिखना है सर मेरे ख्याल से। ब्रैकेट में तो गलती नहीं है ना कहीं। जस्ट 1 मिनट, इस ब्रैकेट को यहाँ पे कर लेते हैं और इसको एक और ब्रैकेट में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं यार देख, एक मिनट, मैं असल में ये फार्मूला काफ़ी अच्छे से मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। अगर मुझे दोबारा से कर लेता हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनवर्स, ठीक है, ये हमने नॉर्म इनवर्स किया और कहता है कि इसके बाद प्रोबेबिलिटी में हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमने खाली छोड़ दिया, देन कॉमा व्हाट, कॉमा 0 इसका मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। नहीं चलो, मैं फार्मूले को कंफर्म कर लूँगा ना, देन मैं फिर आपको करवाऊँगा। मैं आपको बताने चाह रहा था कि रैंडम वेरिएबल जो है ना वो आपके एग्जिस्ट करते हैं एवरीवेयर। मैं आप एक सीरीज खींचना चाह रहा था, लेकिन चूंकि फार्मूला शायद मेरे जहन से निकला हुआ है। हाँ याद, थोड़ा सा मुझे अचानक एक थोड़ा सा मुझे एक चीज़ याद आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रैंडम नॉर्म इनवर्स रैंडम, अच्छा सॉरी, इसको आप ये कर दें और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज करें। यस, गुड। ये देखिएगा प्लीज, नजर आ रहा है सबको? ये फार्मूला जरा अपना स्माइल याद रखना, अच्छा भूल ना जाए। अब देखें मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा नॉर्म इनवर्स प्रोबेबिलिटी मैंने रैंडम रखी है और मीन उसका 0 लिखा है, वेरिएंस मैंने 1 कहा है, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी किसी भी सीरीज की उसका मीन 0 होता है और वेरिएंस कांस्टेंट होता है। अब इसको मैं सपोज मैं ड्रैग करता हूँ, अब तो मेरी मर्जी में कितने भी वेरिएबल ड्रैग करूँ। ये देखें, ये रैंडम वेरिएबल कैलकुलेट हो गए। अब रैंडम वेरिएबल जब कैलकुलेट हुए हैं तो अब मुझे बताइए कि नॉर्मल सीरीज का मीन क्या होता है? 0 और वेरिएंस 1 हमने इधर 1 रखा है, ठीक है ना। हालांकि वेरिएंस कांस्टेंट होता है लेकिन हमारे हिसाब से हम इसको 1 रखा है। मैं इधर इसका मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ।
इसका मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ फार्मूले से। ये देखिएगा मैं फार्मूले पे जा रहा हूँ। ये मीन आ गया, एवरेज, एवरेज में ये सारा उठा लिया मैंने, ठीक है। सॉरी मैं कुछ गलत किया मैंने, मैंने ये लगा दी, सॉरी। अच्छा मीन में ले रहा हूँ एवरेज, एवरेज में मैंने ये सारा जो मैंने रैंडम वेरिएबल खींचा है, व्हाट इज दिस, जस्ट 1 मिनट, फार्मूला एवरेज, और एवरेज में ये सारा होगा, ये देखिए मीन आ गया, ठीक है। मीन आपका क्या आ रहा है, -0.8। अच्छा मैं साथ के साथ इसका मैं इस वेरिएंस भी काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। वेरिएंस इसका कहाँ काउंट होगा, वेरिएंस इसका किधर है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ उधर ही, इक्वल टू वेरिएंस, और वेरिएंस मैं ले रहा हूँ सबका, ये सारा हो गया वेरिएंस। सो अब देखिएगा प्लीज कि ये आपके पास है इसका मीन और ये इसका वेरिएंस। तो मैंने क्या कहा था कि मीन क्या होता है 0 और वेरिएंस होना चाहिए 1, लेकिन ये वेरिएंस 0 और 1 नहीं आ रहा या क्लोज आ रहा है। लेकिन इसकी खूबसूरती कि रैंडम वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल आपको जनरेट होते हैं रैंडमली, जो आप सुना होगा ना आप लोगों ने, रैंडम वेरिएबल रैंडम इसीलिए होते हैं कि आपकी जनरेट होते हैं रैंडमली। चलो मैं इसको कर लेता हूँ। अब देखिएगा प्लीज, अब मैंने इसको बाहर क्लिक कहीं भी करना है क्लिक, अब मैं अगर डिलीट मारूंगा ना सीरीज चेंज हो जाएगी। ये मैं डिलीट मारा, ये देखिए चेंज हो गई। मीन क्या है अब -0 और अब क्या है स्टैंडर्ड वेरिएंस 1.13। एक और डिलीट मारा 0 1, अब मैं डिलीट मारता चले जा रहा हूँ और आपका मीन और वेरिएंस चेंज होते चले जा रहे हैं। रैंडमली ये मतलब रैंडम सिलेक्ट हो वेरिएबल रहे है, हैं, ये रैंडम वेरिएबल है, ये चेंज रैंडमली होती है। सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसकी सीरीज मैंने कहाँ से कहाँ तक देखी, मेरे 5 से खींची है 27 तक, इसको मैं 100 तक भी खींच लूँ। लेकिन ये रैंडम वेरिएबल का मीन क्या है 0 और इसका जो वेरिएंस है दैट इज ऑब्वियसली राउंड अबाउट इट इज 1। 1.66। ये रैंडम वेरिएबल्स हर जगह होते हैं, ये रैंडम वेरिएबल हर जगह, यही वो रैंडम वेरिएबल है जो कभी मैंने आपके सामने प्लेस किए हैं इधर। अब आपको इधर क्यों प्लेस, हाँ इधर क्यों प्लेस किए हैं, बिकॉज कि जब हम बात करते हैं ना कि y और x का कोई एसोसिएशन है, तो y और x के एसोसिएशन में ये रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आप इसको थ्योरेटिकल देखना चाहो तो थ्योरेटिकल यूं समझ सकते हो कि जब हम बात करते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कहते हैं ना वहां पे। यस लेकिन कांस्टेंट नहीं होते, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मैं यहाँ पे मैं डिमांड लॉ की बात करूं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, बात खत्म हो गई। वो इस अदर वेरिएबल को काउंट ही नहीं करते, तो कहते हैं ऑल अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। यस प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो रैंडम फैक्टर इधर ऐड कर दिया, बिकॉज इन द रियलिटी नथिंग इज कांस्टेंट, बिकॉज रैंडम वेरिएबल में एग्जिस्ट एनीवेयर एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सो अब इसको देखोगे आप कि ये आपकी ट्रू रिलेशनशिप बनती है। ट्रू रिलेशनशिप का मतलब है ही यही कि यार ये आपकी बाइज रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं इस एरेटम को निकाल दूं बीच में से, लेट्स इसको मैंने माइनस कर दिया, तो फिर ये ट्रू रिलेशनशिप नहीं रहेगी, बिकॉज फिर वहां पे मेरे कहने का मकसद ये होगा कि डिमांड सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, प्राइस पर डिपेंड कर। हालांकि ऐसा नहीं है, डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं करती, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो वो अदर फैक्टर्स अगर आप एस्टिमेट कर लो तो फिर कहीं जाके आपकी ये पूरी एक ट्रू रिलेशनशिप बनती है। anyone of you have question on this? So आपने जब तक ये यू डिफाइन नहीं होंगे ना, तो आप इस रिलेशनशिप को एस्टिमेट नहीं कर सकोगे, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे। वरना मैंने कहा ना कि आपकी तो पूरी इकोनॉमेट्रिक्स का जो स्टार्ट है, आपकी पूरी इकोनॉमेट्रिक्स की जो लाइफ है, वो इसी यू की गिर्द घूमती है। आपके इकोनॉमेट्रिक्स है ही बेस्ड ऑन यू, और इसको एरर टर्म भी कहते हैं। अगर ये यू ना होता तो इकोनॉमेट्रिक्स ना होती, फिर तो सिंपल सीधी सीधी थ्योरी है कि भाई प्राइस इज डिपेंडिंग ऑन सॉरी डिमांड इज डिपेंडिंग ऑन प्राइस, कंजम्पशन इज डिपेंडिंग ऑन इनकम, बस बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। मेरी कंजम्पशन सिर्फ मेरी इनकम पर ही डिपेंड नहीं करती, इसमें मेरी फैमिली का फैमिली साइज है, इस पर मैं जहाँ रहता हूँ, जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके की लोकेलिटी है, जिस घर में रहता हूँ उस घर का साइज है, जितने मेरे डिपेंडेंट्स हैं
उनकी तादाद है, जहाँ मैं काम करता हूँ या जहाँ मेरा आना जाना है, मेरा अपना लाइफ स्टाइल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि सारे के सारे इस रैंडमनेस को क्रिएट करते हैं। तो देखें ना, आप जब कहते हो ना डिमांड का फंक्शन, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम, फैशन, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट 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 वाली चीज जो है ना हमेशा रहती है। आप भले जितने ही वेरिएबल उठा के उसमें से मॉडल के अंदर फिट कर लें, लेकिन डॉट 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 अपनी जगह रहेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये असल में क्रिएट करते हैं रैंडमनेस। ठीक है। सो इस वजह से ही आपकी पूरी इकोनोमेट्रिक्स काउंट होती है। और असल चीज है इसी को ही एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो फिर आपको ये समझना, पूरी इकोनोमेट्रिक्स को समझना जरा मसला हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में इसको थोड़ा सा मैं जस्टिफाई करूं कि इकोनोमेट्रिक्स क्या है। इकोनोमेट्रिक्स इज टू जस्ट फिल्टर व्हाट, फिल्टर दिस एरर टर्म। अपनी तमाम जो भी स्टडी है उसमें इस एरर टर्म को फिल्टर करके अलग कर देने का नाम इकोनोमेट्रिक्स है। क्योंकि अगर आप इसको फिल्टर नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी थ्योरी नहीं है, कोई भी मॉडल नहीं है, कोई भी आइडिया, कोई भी बिहेवियर प्योर बिहेवियर नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई आपको उसको फिल्टर करना पड़ता है। इसी की बाद ही आप बेहतर तरीके से अपने फिनोमेना को समझने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, लेकिन मुझे ये पता है कि हर वक्त इंटरेस्ट रेट कम कर देने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है ना। मुझे मालूम है कि डिमांड अगर मुझे बढ़ानी है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हर वक्त प्राइस का कम करना डिमांड को नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल। सो दैट्स वाई मुझे उन तमाम अदर फैक्टर्स को जब तक मैं इस थीम से फिल्टर करके अलग ना कर दूं, तब तक मैं अपने इस किसी भी रिलेशनशिप को फाइनल कंक्लूजन तक नहीं ले जा सकता। सो दैट इज द मेन जॉब ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अगर कोई मुझसे पूछे इकोनोमेट्रिक्स की मेन जॉब क्या, तो इकोनोमेट्रिक्स की मेन जॉब ये है कि वो किसी भी फिनोमेना में, किसी भी बिहेवियर में इस यू को एस्टिमेट करके फिल्टराइज कर देता है और एक प्योर रिलेशनशिप को बाहर निकाल कर ले आता है। तो दैट इज एक्चुअली इकोनोमेट्रिक्स। तो तभी मैं कहता हूँ कि इकोनोमेट्रिक्स की सारी तो बुनियाद जो है ना वो इस यू पर कायम है। अगर ये यू ना होते तो इकोनोमेट्रिक्स ही ना होते। ना व्हाट इज यू, इसको थोड़ा सा हम सिग्निफाई कर लेते हैं। वो ये है वेगनेस ऑफ थ्योरी। बस ये हमारी आखिरी स्लाइड है, 2-4 इसको हम करेंगे, तुम्हारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। वेगनेस ऑफ थ्योरी, देखे ना, वेगनेस थ्योरी है ना भाई, डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड ऑल अदर फैक्टर्स। तो ये ऑल अदर फैक्टर्स तो वेगनेस होगी ना। तो आपकी कोई भी थ्योरी जो है वो इस वेगनेस से अलग नहीं है। मैं कुरान पे हाथ रखे कसम खा के मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप जब भी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज थ्योरी तो कहती होगी, लेकिन थ्योरी वेग है। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस एंड एनवायरनमेंट। अब वो एजम्पशंस एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं होते हर एक के लिए। मैंने कहा आपको पहले ही कि एक क्वेश्चनियर जो है वो क्वेश्चनियर आपके अमेरिकन सोसाइटी के लिए बना है। उसके कस्टमर, उसका कंज्यूमर एक अलग साइकी रखता है। वही क्वेश्चनियर उठा के आप इधर पाकिस्तान में अप्लाई करो तो यहाँ का कस्टमर, यहाँ का कंज्यूमर एक अलग साइकी रखता है। तो वहाँ के कस्टमर के रिस्पॉन्सेज और यहाँ के कस्टमर के रिस्पॉन्सेज, दे मे नॉट बी द सेम, दे विल डिफर। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस एरर टर्म है, उसी को हम एरर टर्म कहते हैं। अगर ये एरर टर्म ना होता तो जिस तरीके से एक सवाल को एक अमेरिकन कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करता उसी तरीके से मैं भी करता, अगर ये एरर टर्म ना होते। लेकिन एक ही सवाल को अगर मैं आप लोग 6-7 लोग हो, लेकिन अगर मैं एक ही सवाल आप 6-7 लोगों से पूछूंगा ना अलग अलग, तो मुझे उसका एक जवाब नहीं मिलेगा, उसको मुझे डिफरेंट जवाब मिलेंगे। सो दैट इज एक्चुअली द वेगनेस ऑफ थ्योरी। मैं सिंपल ये पूछना चाहूँ कि यार आप अपनी जॉब से खुश हो? अब हर एक में से अलग अलग, तो कोई कहेगा नहीं खुश नहीं हूँ, कोई कहेगा खुश हूँ, कोई कहेगा बहुत खुश हूँ, कोई कहेगा नहीं सर। तो एक ही सवाल के डिफरेंट आंसर। तो ये डिफरेंस आना जो है वो आपकी थ्योरी को वेग बनाता है। तो ये वेगनेस ऑफ थ्योरी की बुनियाद पर आपके एरर टर्म सामने आते हैं। इफ एनी डिटर्मिनिंग द बिहेवियर ऑफ वाई मे बी ऑफन इज इनकम्प्लीट, वी माइट नो द सर्टेन दैट द वीकली इनकम। ये बात की ये आपको कुछ समझ सकते हो, उसको पढ़ना आपका काम है। ठीक। दूसरा जो इसकी जो वो है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। अगेन अभी मैंने एग्जांपल दी कि आप जाएं और जाके 60 घरों से आप कंजम्पशन और इनकम का डाटा उठाएं, तो आप 60 से तो उठा कर ले आओगे, लेकिन क्या कहते हो को 60 का डाटा जो है वो पीछे जो मजीद 600 घर हैं
क्या उनको भी रिप्रेजेंट करेगा? या 60 लोग जो हैं या घर वाले जो हैं वो सही डाटा आपको देंगे या पूरा डाटा मिलेगा आपको? तो ये समटाइम अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा जो है या इनकम्प्लीटनेस ऑफ डाटा जो है ना, ये भी आपका एरर क्रिएट करते हैं। ये भी इन्हीं एरर टर्म्स का हिस्सा होते हैं। तभी तो आपकी थ्योरी वेग हो जाती है। कीन्स ने अगर कोई मॉडल दिया है कंजम्पशन इनकम का, तो पूरी दुनिया की हर मुल्क पर अप्लाई नहीं होता। उसने किसी खास मुल्क से किसी खास स्पैन में कैलकुलेट करके दे दिया होगा। तो उसको आप किस तरीके से कह सकते हो कि यार पूरी दुनिया के हर मुल्क पर वो थ्योरी जो है वो एज इट इज अप्लाई होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा जो है वो हर वक्त रहती है आपके सामने। इज इट क्लियर? फिर हम नेक्स्ट हम जाते हैं कोर वेरिएबल्स वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स। देखें, सिंपल आपने भी बात की कंजम्पशन की और इनकम की। तो मैंने कहा ना कि कंजम्पशन इनकम के साथ और कितने एसोसिएटेड वेरिएबल हैं आसपास के, पेरिफेरीज कहते हैं आसपास के इलाकों को, जुड़े हुए इलाकों को। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे और वेरिएबल्स भी हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हो। ठीक है ना? जिस तरह अभी मैंने कहा कि अभी आप मेरी कंजम्पशन को पूछते हो कि सर क्या आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम पर डिपेंड करती है, तो मैं कहूंगा कि यार मेरी कंजम्पशन यस मेरी इनकम पर डिपेंड करती है, लेकिन मेरा घर का है, मेरे घर का साइज है, उसके बिल्स हैं, मेरे घर में मौजूद रहने वाले लोग, तो कितने फैक्टर्स हो गए। मैं चलता फिरता हूँ, मैं मेरे पास गाड़ी है, मैं कितना इस्तेमाल करता हूँ, कितने फैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें से मैं सब पे तो काम नहीं कर सकता ना। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक दो को उठा के बात करूंगा, लेकिन जो एक दो उठाए तो फिर मैंने कोई 10-20 छोड़ भी तो दिए ना। अब वो जो छोड़ दिए वो भी तो कुछ वेरिएबल्स है ना, उनकी तो अपनी अपनी कोई सिग्निफिकेंस है, उनका भी कोई अपना जोर है। सो दैट्स व्हाई it is quite possible that the joint influence of all of some of these variables may too small and at the best non-symmetric or random that has a practical matter, and for the cost consideration it does not pay to introduce them into the model explicitly. तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई ऐसा फैक्टर छोड़ दिया हो जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता हो, लेकिन मैंने अपनी स्टडी में उसको रखा नहीं। तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये भी आपकी एरर्स को बढ़ा देता है। फिर इंट्रिंसिक रैंडमनेस इन द ह्यूमन बिहेवियर। देखिए ना, ये इंट्रिंसिक रैंडमनेस क्या है? वो ये है, देखो ना, ये आपका इंट्रिंसिक रैंडमनेस है। मैंने क्या किया, मैं इसमें डिलीट मार रहा हूँ सर, जस्ट मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये आपका बिहेवियर की रैंडमनेस है। आपका बिहेवियर कभी भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी मूव कर सकता है। कहीं पर ये नेगेटिव होगा तो कहीं पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ना, समझ में आ गई? सो दैट्स वाई आपके रैंडमनेस जो है वो आपका कहीं पर भी काउंट हो सकता है, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। और द नेक्स्ट इज, आखिरी जो स्लाइड है इसकी, इस एरर टर्म की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ना, एरर टर्म के अलावा जो और वेरिएबल्स हैं और जो एस्टिमेट्स हैं, उस वक्त तक मजीद ये चीज़ आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। सो दैट्स वाई हमने इसको 1 to 1 करके करना है। So guys, this was all about the first lecture today. So sorry बीच में वो बिजली का मसला आ गया था। So अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। आज की डेट में मैंने आपको 2 फाइल्स आपके सामने रखी हैं, वो दोनों फाइल मैं अभी थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पर मैं अटैच भी कर देता हूँ, और यही 2 फाइल बल्कि मैं व्हाट्सएप पर जब मिल कर रहा हूँ तो सबको मिल जाएंगी, ठीक है? अदरवाइज ये फाइल मैं आपके LMS पर भी अपलोड कर दूंगा। सो आज की डेट में मैंने 2 फाइल्स आपके सामने नरेट की हैं। इसको थोड़ा सा जाके पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर हो तो यकीनन आप मुझसे वॉइस मैसेज पर। जी सादिया बोलिए। सर हम जो रिसर्च बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चनर नहीं, जो क्वेश्चन बनाएंगे जी जी, वो किस तरह, मतलब कौन से पॉइंट्स हमें होने चाहिए? आप रिसर्च के लिए बात कर रहे हो? जी सर। अच्छा, आपकी रिसर्च में प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा इस तरह की कोई बात है? आपने प्राइमरी रिसर्च करनी है? नहीं सर, पूछना है कि क्वेश्चन हम किस तरह डेवलपिंग अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक क्वेश्चंस। है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, 2 तरह की चीज, क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रिसर्च क्वेश्चन और एक होते हैं इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। आप जो मुझसे पूछ रही हैं वो रिसर्च क्वेश्चन की बात कर रही हैं कि रिसर्च क्यों कर रहे हो आप। अगर आपको याद हो, मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में भी ये बात की कि यार अगर आपने वाई फैक्टर उठाया है तो क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, इस वाई फैक्टर को कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है,
इससे आपको क्या फायदा होगा, आपके जहन में कौन सा सवाल है जो इस रिसर्च के करने से हल हो जाएगा। बस ये 2-3 क्वेश्चन आपने इस तरह के बनाने होंगे, इसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। देखो ना कोई तो आपके जहन में सवाल होगा ना जी। सही सर जो ये स्टेप्स है ना ये आओ प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल, पहला स्टेप यही जो है आपका, प्रॉब्लम फाइंडिंग है, पहला प्रॉब्लम प्रॉब्लम फाइंडिंग है, व्हाई वी नीड दिस। why we need, why we are doing it, why we need it, बिल्कुल सर, what this variable will contribute to the literature। so ये पहले, इसको कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन वो होते हैं जो कि बिल्कुल आप सर, जाके मार्केट में जाके लोगों से पूछते हो, वो नहीं, वो बात की बात है। पहला रिसर्च क्वेश्चन है। तो अगर आपको कोई असाइनमेंट मिली है तो वो यही है कि अगर आपने कोई रिसर्च करनी तो आप सवाल क्रिएट करो कि यार ये रिसर्च क्यों जरूरी है, इस रिसर्च के होने से मेरे कौन से सवाल हल होंगे, इस रिसर्च में मेरे कौन से सवाल हैं जो कि इस रिसर्च के कंप्लीट होने से जिनका मुझे जवाब मिलेगा और जो कि मेरे प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लीड करेगा। ये एक्चुअली मेन रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। अब देखो बड़ी सिंपल सिंपल सी बात है, अगर मैं कंजम्पशन और इनकम पे बात कर रहा हूँ तो कंजम्पशन और इनकम पे जो मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे बताना होगा कि यार आप जिस एरिया की बात कर रहे हो, जिन लोगों से आपने डाटा इकट्ठा करना है, उसमें कंजम्पशन का इशू क्या है, क्या आपको रिसर्च करने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्या आपने थ्योरी में कोई ऐसी कोई कमी देखी है, क्या आपने मॉडल में कोई ऐसी कोई चेंज देखा है, या आपने अपने जमाने में कोई ऐसा इशू देखा है जो कि थ्योरी से मैच नहीं कर रहा, तो वो सामने लाए ना। देखिए आप रिसर्च जब करते हो तो किसी डिफरेंस पर करते हो। देखो अगर मैं कहूँ कि ऐसा मैं डिमांड का इक्वेशन एस्टिमेट करनी है तो वो तो एस्टिमेट हुई हुई है, उसमें आप करके क्या कर लोगे, डिमांड उठाएं, 600 दुकानों से डिमांड का डाटा लो, 600 दुकानों से प्राइस का डाटा लो और उसको आप रिग्रेस कर लो, चलो जी आपके पास डिमांड फंक्शन आ जाएगा। लेकिन आपने क्यों किया, आपको जरूरत क्या थी करने की, क्या आपकी मार्केट में ये डिमांड जो थी वो किसी और तरीके से बिहेव हो रही थी, या इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, या कोई ऐसा ऐसा फिनोमेना है जो कि थ्योरी से के साथ मैच नहीं कर रहा, या आप समझते हो कि थ्योरी के साथ जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो वो चीज आपको सामने रखनी पड़ेगी। जब तक आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं होगा आपकी रिसर्च नहीं। बाकी स्पेसिफिकली इस्माइल हो गए, आप सादी आ चुका, आप लोग रिसर्च फेज में हो, अगर आपने कोई डाटा उठाया, अपने आपने कोई प्रॉब्लम उठाया तो फिर आप मुझे प्राइवेट में आकर डिस्कस कर सकते हो कि सर इसमें किस तरीके से मजीद चीज़ें होंगी, क्योंकि अब पहले सेमेस्टर वाले जो अभी रिसर्च फेज में नहीं है वो जब आगे जाएंगे तो फिर उनको भी मैं ये मौका मिलेगा। लेकिन आप चूंकि थर्ड सेमेस्टर में, तो आपके लिए यही मौका है कि आप इस पर डिस्कस करो, आप इसको थोड़ा सा लेके चलो, तो मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। बहरहाल प्रोसेस यही है जो कि मैंने भी आपके सामने थोड़ी देर में रखा है। एनी क्वेश्चन? ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए ज़रूरी था। आज के लेक्चर हो गया। अब मैं ऐसा करूंगा कि इन दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स दोनों की जो मेजर नहीं, जो माइनर असाइनमेंट है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अभी मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा और मैं LM से भी अपलोड कर दूंगा कि मैंने क्या असाइनमेंट दिए। कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा राइट अप करना है, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने पढ़ा है, एक पेज पे आपने उसकी समरी बनानी है, 1 या 1.5 पेज पर वर्ड में। और ये जो मैंने भी आपको इकोनॉमेट्रिक्स में लिख कर दिया है, इसकी भी आपने एक समरी सी डेवलप करनी है, 1 से लेकर 1.5 पेज तक या 2 पेज तक वर्ड में, और वो मुझे आपने सेंड कर देनी है इस जुमे की हफ्ते की रात तक। क्लियर? ओके सर। हाँ, बस ये आपकी एक माइनर असाइनमेंट पहली हो जाएगी। चूंकि अभी मैंने पढ़ा कुछ नहीं है इकोनॉमेट्रिक्स में, तो लिहाजा मैं वो सीरियस असाइनमेंट अभी दे नहीं सकता, तो मैं इसलिए आपसे समरी ले रहा हूँ पहले लेक्चर्स की। ऑनवर्ड जब हम आगे जाएंगे तो फिर वो एक कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर मैं आपसे कैलकुलेशन करवाता रहूँगा। लेकिन अभी चूंकि हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमने सिर्फ थ्योरी की है, तो उसी थ्योरी का आप एक समरी बनाकर दोनों की, मैक्रो की भी और इकोनॉमेट्रिक्स की भी, आपने मुझे इस हफ्ते की रात तक सेंड कर देनी है LMS पर। असाइनमेंट वही काउंट होगी जो LMS पर अपलोड होगी। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप मुझे पर्सनल मेल करोगे या व्हाट्सएप करोगे तो वो मैं देख तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें नंबरिंग या मार्किंग नहीं कर सकता, ठीक है। और आपके असाइनमेंट सर वहाँ जी, वहाँ जो डेडलाइन दी गई होती है वो हाँ, तो उसी बस फिक्स उसी होती है, उसी उसी डेडलाइन पर आपने सबमिट करनी है। उससे पहले भी कर सकते हैं ना। उससे पहले भी कर सकते हैं और उस तक, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं हफ्ता कह रहा हूँ तो उसके मतलब है बाद तो फिर क्लोज हो वो जाएगा तो वो मेरे तो ख्याल क्लोज से, हो मतलब जाता है, वो वो क्लोज क्लोज हो कर। जाता है, वो क्लोज हो जाता है। हफ्ते का मैं कह जी रहा हूँ, इसका मतलब है कि हफ्ते की रात जब 12 बजे, जब हम संडे की तरफ कन्वर्ट करेंगे ना, वो 12 बजे, तो जी जी उससे पहले पहले जी। आपने इसको अपलोड करना होगा। क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू वेरी क्लियर मच, है। बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।